हेलो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि आज आप सबके सामने मैं अंजनी तिवारी आप सबके बीच में साइंस का 10वां लेक्चर लेके आया हुआ हूं, जिसमें आप सबको संभावित प्रश्न और इन सब से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप लाइव सेशन में आओ, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस लाइव सेशन को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का कारण होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूटेशन किसकी वजह से संभव है, तो आपको एक बात ध्यान देनी है। उत्परिवर्तन के लिए आपको हमेशा एक बात समझनी है कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है। अचानक से होने वाला परिवर्तन, अचानक से होने वाला परिवर्तन, यानी अगर अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए किसी भी जीवधारी में, अगर किसी भी जीवधारी में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अब एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, तो अचानक से परिवर्तन किस वजह से हो सकता है, यानी अगर ये जो परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से हो सकती है, तो उत्परिवर्तन होने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए गुणसूत्र। यानी अगर जब गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, गुणसूत्र में बदलाव होगा, तभी उत्परिवर्तन की संभावना है। अब गुणसूत्र में क्या होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं, जीन। अब ये जीन भी क्या करते हैं, उत्परिवर्तन के कारक होते हैं। अब जीन में अब यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे अगर ये लिखा होता RRD यानी आरएनए या डीएनए में परिवर्तन, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है। अगर इसमें परिवर्तन, तो भाई क्रोमोसोम का जो मुख्य कारक होता है वो क्या होता है, जीन। और जीन किससे बने होते हैं, डीएनए या आरएनए से। तो इन तीनों की वजह से संभव होता है। तो यहां से अब आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी यहां पे आंसर आपका क्या होगा, 4th वन यानी डी। क्लियर है। तो अब यहां से जैसे ही आप उत्परिवर्तन का कॉन्सेप्ट समझ गए कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, अचानक से होने वाला परिवर्तन, तो अचानक से होने वाले परिवर्तन के लिए बस आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो परिवर्तन अचानक से होता है, अचानक से ये परिवर्तन संभव है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, यानी किसमें होने वाले परिवर्तन से हो सकता है, तो क्रोमोसोम हो सकता है, जीन हो सकता है, डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। लेकिन आप जब एग्जाम में जाते हो तो मोस्टली वहां पे डीएनए मेंशन होता है, आरएनए मेंशन नहीं होता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीमोफीलिया से रोग है जो, अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है। हीमोफीलिया किसके बारे में समझना है, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है, अब यहां से आपको दो वर्ड निकल के आएगा, एक आएगा हिम और दूसरा क्या निकल के आएगा, फीलिया। हिम किससे है, रक्त से। हिम का संबंध किससे है, रक्त। और फीलिया का संबंध किससे है, थक्का ना जमने से। किससे है, थक्का ना जमना। अगर ऐसी अवस्था हो कि रक्त का थक्का ना जमे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में आपको एक बात ध्यान देनी है कि हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स गुणसूत्र संबंधी विकार, यानी ऐसा विकार होता है, ऐसा रोग होता है जिसका संबंध किससे होता है, एक्स गुणसूत्र। यानी जो एक्स गुणसूत्र है ये इसके लक्षण उस पर निर्भर करेंगे। अब जो एक्स गुणसूत्र है तो ये किस पे निर्भर हो गया, क्रोमोसोम पर। किस पे निर्भर हो गया, क्रोमोसोम। यानी अगर जो क्रोमोसोम है, जो एक्स गुणसूत्र है, इससे संबंधित विकार किसमें आते हैं, हीमोफीलिया में। अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जब भी हम हीमोफीलिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के लिए आपको एक बात याद रखनी है। मैंने अभी क्या कहा, एक्स गुणसूत्र संबंधी है, तो एक्स गुणसूत्र संबंधी है तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक तरफ नर और एक तरफ मादा। अब ये नर में जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XY। मादा में क्या होता है, X और X, यानी XY और X और
एक्स, ये तो नर और मादा के गुणसूत्र हो गए, जो कौन से गुणसूत्र कहलाएंगे? लैंगिक गुणसूत्र। क्या कहलाएंगे? लैंगिक गुणसूत्र। अब अगर हम इनके जैविक गुणसूत्रों की बात करें तो जैविक गुणसूत्र में चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों में क्या होता है? 22 जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। यानी ये तो फिक्स है कि नर और मादा में होगा, लेकिन ये गुणसूत्र अगर है तो नर और ये गुणसूत्र है तो मादा, इस बात को डिफाइन किया जाता है। अब यहां पे आपको क्या करना है? इसी तरीके से आपको नर और मादा को अलग करना है। नर में अब आपको यहां पे क्या अवस्था समझनी है? सामान्य, वाहक और रोगी। यानी क्या क्या समझना है कि अब रोगी कौन होगा, वाहक कौन होगा और सामान्य कौन होगा। इसके लिए अब आपको एक चार्ट समझना होता है, ग्राफ समझना होता है कि नर में क्या होता है? एक्स वाई सामान्य, मादा में एक्स एक्स क्या होता है? सामान्य होता है। नर में वाहक नहीं होते, नर में वाहक नहीं होते, लेकिन मादा में क्या होती हैं? वाहक होती हैं। और नर में क्या होते हैं? या तो सामान्य या तो रोगी। अब मैंने ऐसे ये मेंशन कर दिया, लेकिन सामान्य में हम किसी के लक्षण को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये किसी के लक्षण नहीं शो करेगा। लेकिन अगर वाहक है तो एक ही एक्स के ऊपर हमें क्या लगा देना है? एच। एच क्यों लगाना है? क्योंकि हीमोफीलिया का जो शब्द है इंग्लिश वर्णमाला में किससे स्टार्ट होगा? HAEMOPHILI से। यानी पहला शब्द क्या है? एच है। पहला अक्षर क्या है? एच है। तो हमें किससे इंडिकेट कर देना है? एच से। ऐसे ही रोगी नर में हमें क्या करना होगा? XHY, और रोगी महिला में XH। तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो नर है या मादा है, ये किस पे इसके रोग के लक्षण निर्भर कर रहे हैं? तो किस पे कर रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम पर। यह बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था, क्या कहा गया कि हीमोफीलिया रोग है जो, यानी ये कैसा रोग है? तो भाई पहला कह रहा है आनुवांशिकी और तथा लिंग सहलग्न। लिंग सहलग्न का मतलब क्या है? लैंगिक। अब भाई ये बात तो भी सही है और ये बात भी सही है, अभी तक तो ये दोनों बात। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। अब भाई कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसे बोलते हैं बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। यानी बोन, यानी जो अस्थि है उसका छीणता, अस्थियों की हड्डियों की छीणता। रुधिर की कमी से होने वाला रोग। अब भाई रुधिर की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब यहां हीमोफीलिया है तो भाई पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो क्या होगा? पहला, आनुवांशिकी तथा लिंग सहलग्न। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिता ए रुधिर वर्ग तथा माता बी रुधिर वर्ग की, तो इनमें से संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इसके लिए तो आपको बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर हम रुधिर वर्ग की बात करें, अच्छा रुधिर वर्ग के बारे में किसने बतलाया था? तो आपको याद होगा, मैंने इससे प्रीवियस जो सेशन था उसमें मैंने आपसे बताया था कार्ल लैंडस्टीनर। और रुधिर परिसंचरण की बात किसने की थी? तो मैंने आपको यह भी बताया था, किसने? विलियम हार्वे। तो यहां से वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो रुधिर वर्ग कौन कौन होते हैं? ए बी तथा ओ। अब यहां पे आपको रुधिर वर्ग समयुग्म की, विषम युग्म की, ये दोनों अवस्थाएं समझनी है। अब यहां पे कैसे समझेंगे? अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ए रुधिर वर्ग है तो इसे आई ए लिखेंगे। सम है, समान है। विषम असमान होगा आई ओ। ऐसे ही बी रुधिर वर्ग होगा तो आई बी आई ओ। अगर ए बी रुधिर वर्ग है तो समयुग्म की संभव नहीं है, लेकिन विषम युग्म की क्या होगा? आई ए आई बी। और ओ रुधिर वर्ग है तो इसका समयुग्म की संभव होगा, विषम युग्म की संभव नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि पिता का रुधिर वर्ग ए, यानी पिता ए है, माता क्या है? बी। अब इनसे जो संतान होंगे तो भाई पिता का या तो ये अवस्था होगा या तो ये होगा।
या तो ये होगा माता का या तो ये, तो हम ये अवस्था लेके चलते हैं क्योंकि संभव की बात हो रही है। तो संभव में जब भी आप बात करोगे तो संभव में एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ऐसी अवस्था होगी कि जिसमें आप कितने पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। जैसे ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो कि अगर आपसे कहा जाए कि 52 पत्ते हैं, इसमें से पान का इक्का की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी, तो आप हमेशा क्या बताते हो कि 1/52, यानी 52 में से एक ही होगा। जैसे आप सिक्का उछालते हो तो हेड आएगा टेल, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा 50%, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि 1/2 हो जाएगा, यानी ये संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी। तो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लेना होगा, यहां पे IA, IO, IB, IO। अब यहां से हम IA, IO ले लेते हैं, यहां से हम क्या ले लेते हैं, IB, IO लेते हैं। अब जैसे ही आप ये लोगे तो आपको बस पनेट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहां से IA, IO, IB, IO, यहां से अप टू डाउन जाइए भाई, IA, IA, यहां से IO, IO, इधर से IB, IB, यहां से IO, IO। अब यहां से देखिए ये क्या आया, IA, IB, ये क्या आया, IB, IO, ये क्या आया, IA, IO, ये क्या आया, IO, IO। अब A और B दोनों साथ है तो कौन सा रुधिर वर्ग, AB। B के साथ O है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, B। A के साथ O है तो क्या हो जाएगा, A। O और O है तो क्या हो जाएगा, O रुधिर वर्ग। तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। अभी तक हमें कौन कौन सा रुधिर वर्ग यहां से मिल गया कि अगर पिता A रुधिर वर्ग वाले हैं, माता B रुधिर वर्ग वाले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, संभावना है, कौन कौन से हो सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने क्या पाया कि A भी पाया, B भी पाया, O भी पाया और A भी। थोड़ा सा ये यहां से सभी, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 4th वन यानी डी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वृद्धि वलय, ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं। तो भाई एक बात याद रखिएगा कि ग्रोथ वलय यानी वृद्धि रिंग, अब इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि वृद्धि रिंग किसमें पाया जाता है, पादपों में, पौधों में। और पौधों में क्या होता है, जो आपने देखा होगा जब काटते हैं तो उसमें ऐसे कटने के बाद एक लाइन जैसी बन जाती है, गोली गोली। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि वलय कहते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है कि वृद्धि वलय का निर्माण जब पत्ते गिरते हैं, पौधों में क्या गिरते हैं, पत्ते, पतझड़ होता है, तो उसी समय या उसी अवस्था में बनता है। और इनका निर्माण कराता है कौन, जाइलम और फ्लोएम। कौन कराता है, जाइलम और फ्लोएम। अब जैसे ही जाइलम और फ्लोएम ये क्या बना देगा, वृद्धि वलय बनाएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, तो किसकी क्रिया से बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहां से कौन सा आंसर सही होगा, डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि परागण का अर्थ है, यानी परागण किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। परागण के लिए आपको क्या ध्यान देना है, नर पुष्प और क्या ध्यान देना है, मादा पुष्प। अब नर पुष्प और मादा पुष्प में आपको क्या ध्यान देना है कि जो नर का भाग होता है, अब इसे क्या कहते हैं, पुंकेसर। और जो मादा पुष्प का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर। यानी पुंकेसर और क्या मिल गया हमें, स्त्री केसर। पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में परागकण होते हैं। यहां क्या होते हैं, परागकण। अब एक बात आपको ध्यान देना है, इस अवस्था, इस संरचना को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तंतु। अब यहां से
जब हम मादा पुष्प के भाग की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्तिका, और इसे क्या कहते हैं, अंडाशय। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है कि क्या होगा यहां, तो यहां से जब ये परागकण निकलेगा तो कहां आएगा, यहां जाएगा। तो यहां से यहां पे आया तो परागकण कहां गया, नर पुष्प से किसके पास, वर्तिकाग्र के पास। अब यहां पे क्या होता है, इनमें बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड। अब अगर यहां से ये परागकण यहां पे आके मिल जाए, यानी यहां पे जैसे मिले, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, और ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। कहां आते हैं, अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परागण का अर्थ है भाई परागधानी यानी एंथर, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। भाई एक बात कही गई कि अगर ये जो परागधानी है, यहां से परागकण निकले और कहां चले गए, वर्तिकाग्र पर, यहां आ गए, तो क्या ये बात हो रही है। दूसरी बात, परागकण का अंकुरण, यानी परागकण का अंकुरण कब होगा, कि जब ये यहां पर पहुंचकर यहां पे पराग नली का निर्माण करते हैं तब होता है। तो ये तो संभव नहीं है। पराग नली की बीजांड में वृद्धि, यानी यहां पे जो बीजांड था, ये वाला भाग, इसमें वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन अब यहां पे देखते हैं पुष्पों में कीड़ों का आना। अगर भाई कीड़ों के आने से क्या होता है, भाई कीड़े क्या करते हैं, परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। लेकिन परागण का अर्थ पूछा गया तो परागण का अर्थ क्या होगा, परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त समूह है, यानी कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो सबको रक्त दान कर सकता है। मैंने आपको इससे पहले भी आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि AB क्या होता है, सर्वग्राही, जो सबसे खून ले सके। वो कौन सा रुधिर वर्ग होता है, AB, जो सबको खून दे सके, वो कौन सा रुधिर वर्ग होता है, O। तो यहां से पूछा क्या जा रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, D, यानी O रुधिर वर्ग। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनिषेक फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वहां है जिसमें होते हैं, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं, अनिषेक फल क्या होते हैं। तो भाई एक बात याद रखना, अनिषेक फल का मतलब क्या है, ऐसे फल जिनमें बीज ना पाया जाए। ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी पार्थिनोकार्पिक का मतलब जिनमें निषेचन की क्रिया संभव ना हो, ऐसे याद रखिएगा, निषेचन की क्रिया ना हो। अब जब निषेचन की क्रिया ना हो तो उनमें बीज निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता, बीज निर्माण। तो अब अगर यहां से इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अनिषेक फल वहां है जिसमें होते हैं, तो अपरिपक्व चिन्ह लिखा है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अपरिपक्व बीज है। बहुविध फल, बिना परागण और निषेचन के बना फल, केवल बीज फल नहीं। यानी ये बात कह रहा है भाई परागण तो होगा, परागण से मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहां पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि फल है लेकिन बीज नहीं है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वन, यानी डी ऑप्शन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, यहां पे RH है, RH कारक के खोज करता है, यानी किसने RH फैक्टर की खोज की थी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, रिसस ये वर्ड जो है ये बंदर से लिया गया है, चिंपैंजी, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो ये बंदर है। तो RH फैक्टर की खोज में बंदर आ गया। लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने, मैंने आपको बताया था, रक्त समूह। अब बीनर और कार्ल लैंड स्टीनर जब आपस में मिले तब इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, RH फैक्टर। अब यहां से आपको क्या ध्यान देना है,
आरएच कारक के खोज करता है, तो आरएच कारक के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं बीनर। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और बीनर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परागकण का क्या है? तो यहां पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। परागकण क्या है यानी परागकण के प्रकृति क्या है, परागकण कहां से निकलते हैं। अब यहां पे कह रहा है नर युग्मकोभिद, यानी ये किससे निकल रहे हैं? नर से, नर बीजाणु को भिद। अब ये नर से और बीजाणु से कोई लेना देना नहीं है। मादा युग्म को भिद किससे है? मादा से, मादा बीजाणु को भिद यानी ये भी किससे है? मादा से। लेकिन ये क्या होते हैं? परागकोश की बात करते हैं और ये क्या करते हैं? अंडाशय या बीजांड पोष। अब यहां से एक बात ध्यान दीजिए, अब ये परागकोश हो गया, ये अंडाशय या बीजांड पोष हो गया। अब ये क्या हो गए? नर के भाग और ये क्या हो गए? मादा के। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि परागकण क्या है? तो भाई नर है, नर में क्या है? युग्म को भेद। तो यहां से इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वन, यानी नर युग्म को भेद क्या होंगे? परागकण होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। यानी ऐसा विभाजन बताइए जिसमें जो गुणसूत्र है वो विपरीत दिशा में जाए। तो एक बात यहां पे याद रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? गुणसूत्र आरंभिक अवस्था में होता है, एनाफेज में उसका संश्लेषण होता है, मेटाफेज में उसकी वृद्धि होती है और टीलोफेज ऐसा होता है जिसमें वे विपरीत ध्रुवों में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका सही होगा वो कौन सा सही होगा? सी, यानी टीलोफेज। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है। यानी अगर आवृत बीजी पादप है तो उसमें भ्रूणकोश किस तरीके से होगा। अब भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियन, और एम्ब्रियो को आपको याद रखना है कि जब भी भ्रूणकोश की बात होगी तो इसके लिए आप ऐसे याद रखिएगा, मादा युग्मक, बीजांड, अब ये मादा से है, नर युग्मक और क्या? पुंकेसर। अब यहां से मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा। अब भ्रूणकोश से ही आगे बीज का निर्माण होगा। तो अब यहां से क्या हुआ कि मादा और नर आपस में आके मिले हैं ना, तो क्या बन गया? युग्मनज। तो अब मादा युग्म क्या है? एन है और नर क्या है? एन। तो यहां से युग्मनज क्या हो गया? 2n। लेकिन जब हम भ्रूणकोश की बात करते हैं तो यह क्या करता है? फिर से फ्यूजन करता है, जिसे बोला जाता है, याद रखने के लिए आपको याद भी रहना है कि भाई जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, यानी द्विनिषेचन और त्रिसंकुचन। तो यहां से जैसे ही आप ये बात करोगे तो यहां पे आपको याद रख लेना है ये क्या होता है? 3n। अब यन को अगर हम गुणित का अवस्था में बात कर ले तो युग्मक क्या होंगे? अगुणित। युग्मक क्या होंगे? अगुणित। ये क्या कितने गुने हो गए? 2 गुने यानी द्विगुणित, और भ्रूणकोश क्या हो गए? 3 गुने यानी त्रिगुणित। तो इस अवस्था में जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? सी, त्रिगुणित। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीज किससे बनता है? नाम ही है, बीज किससे बनेगा भाई? अब देखिए, भ्रूण, भ्रूणकोश, अंडाशय, बीजांड। अब यहां से ही आपको एक नाम याद आ जाए, बीज का अंड, यानी बीज का अंडे से ही बच्चा निकलता है ना। अब बीज का अंडा यानी यहां से ही क्या निकलेगा? बीज निकलेगा। तो इससे आपको याद रख लेना है बीज किससे बनता है? किससे बनता है? बीजांड से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी बीजांड। अगर बच्चा आप सबको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। यानी अब यहां पे आपको समझना है थोड़ा सा, यहां पे हमें समझना है परागण। क्या समझना है? परागकण में क्या समझना है? परागण। अब परागण में क्या होता है? जो परागण की क्रिया होती है ये दो तरीके की होती है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा हमारा क्या होता है? परपरागण। अब यहां पे स्वपरागण में आपको क्या ध्यान देना है कि एक ही फूल है। अब इसमें ये मादा हो गई, ये क्या हो गया? नर हो गया। अब अगर इसका यहां चला जाए, यानी यहां से परागकण इस पे आ जाए, तो ये क्या हो गया? स्वपरागण। अब परपरागण में भी दो तरीके का, एक होता है जिटेनोगैमी और दूसरा होता है जेनोगैमी। अब इसमें क्या होगा? एक ही पादप होगा, इसमें एक पुष्प ये हो गया और इस दूसरा पुष्प ये हो गया। अब इसकी जो मादा होगी और इसका जो नर होगा ये आपस में करेंगे, और जेनोगैमी में क्या होगा? दो अलग अलग पादप होंगे, उनके दो अलग अलग पुष्प होंगे और इसका मादा और इसका नर। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा? जेनोगैमी। इस अवस्था में क्या होगा? जिटेनोगैमी। और इस अवस्था में क्या होगा? आटोगैमी। क्या बोलेंगे? आटोगैमी। तो अब यहां से क्वेश्चन में आपको क्या मिला? क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे, यानी पादप एक है, एक ही पेड़ है, इसमें दो अलग अलग पुष्प हैं, इसमें नर किसी एक पुष्प का, मादा किसी दूसरे पुष्प का अगर मैच करे तो क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? जिटेनोगैमी। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जिटेनोगैमी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है कि एक सच्चा फल होता है। अब सच्चा फल किसे कहते हैं बेटा? दिमाग में याद बैठा लेना कि अगर आपसे पूछा जाए सच्चा फल, झूठा फल, तो झूठा फल क्या होते हैं और सच्चा फल क्या होते हैं? कि अगर निषेचित फल हो और किससे विकसित हो रहा हो? बीजांड से। निषेचित फल हो और किससे विकसित हो रहा है? बीजांड से। यानी अगर हम ओब्यूल से जो विकसित करा रहे हैं फल, वो क्या होंगे? सच्चे फल होंगे। और जो फल ओब्यूल को छोड़ के बाकी किसी और भाग से हो जाए वो सच्चे फल नहीं होंगे। जैसे सेब, सेब हमारा सच्चा फल नहीं है। आप जानते होंगे रसभरी, जिसे आप स्ट्रॉबेरी कहते हैं, ये सच्चा फल नहीं होते। यानी जो फल किससे हो? निषेचित एवं विकसित बीजांड से, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? सच्चा फल। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निषेचित एवं विकसित बीजांड। ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुपारी एरिका नट का खाने योग्य भाग है, यानी आप सुपारी का कौन सा भाग खाते हो? बीजावरण, यानी बीजावरण का मतलब क्या है? छिलका है भाई। तो बीज, सुपारी के ऊपर का छिलका लोग खाते हैं क्या? भ्रूणपोष। अब भाई बीज, जब बीज होता ही नहीं है तो भ्रूणपोष इसमें तो बनेगा ही नहीं, ये खत्म हो गई। अंतः फस भित्ति, यानी एंडोकार्प, और दूसरा क्या है? मध्य फस भित्ति। तो मध्य तो होता ही नहीं है, तो यहां इसका आंसर क्या होगा? अंतः फस भित्ति। यानी इसका सबसे आंतरिक भाग खाते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो रेशेदार संरचना होती है और उस संरचना को हम लोग भी नहीं खाते। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो सुपारी होती है उसके ऊपर बीज जैसा, ऐसे बीचों बीच ऐसे ऐसे एक संरचना बनी होती है, वो बीज जैसा अपीयरेंस देता है, लेकिन वो अवस्था नहीं होती। तो सुपारी का खाने योग्य वाला भाग क्या होगा हमारा? अंतः फस भित्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि कौन सा फल नट नहीं है, यानी वास्तविक नट नहीं है। अब ऐसा नहीं है नाम में नट आ गया तो आप कह दो, जैसे यहां पे है ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली नट होता है भाई, याद रख लीजिएगा, मूंगफली नट नहीं होता। दूसरी चीज एरिका नट, सुपारी, सुपारी भी ये नट नहीं है, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है।
अखरोट ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। लेकिन जो काजू है ये वास्तविक नट है, यानी वास्तविक अवस्था में। अब ध्यान दीजिएगा, जो काजू का फल होता है, काजू का जो बीज होता है उसमें इस अवस्था में पाया जाता है, ऐसे फल होता है और ये होता है, यानी जो फल के बाहर तैयार हो उसी को हम नट कहते हैं। तो काजू का फल कहां तैयार होता है, फल के बाहर। और एक बात आपको याद रखना है भाई, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि काजू का फल लोग खाएं, क्योंकि काजू का जो फल होता है ये क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। अगर इसके फल को खा लिया जाए तो आदमी उसी समय मर भी सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। अब ये जो फल है काजू, अगर ये ध्यान देना हो कि कहां पाया जाता है तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, यानी अधिकांश पादप वायरस, ये जरूर बात ध्यान दीजिएगा, कौन सा वायरस है, पादप, यानी जो पौधों में पाया जाए। किसमें पाया जाए, पौधों में, यानी पौधों में पाए जाने वाले विषाणुओं का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है, तो याद रखना आरएनए। यानी अगर आपसे पूछा जाए पादपों में आनुवंशिक पदार्थ वाले वायरस विषाणु, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आरएनए है। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि जंतु वायरस, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, डीएनए। प्रोटीन तो चाहे जो भी हो सब में पाया जाता, लेकिन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता। और लाइसोजाइम ये तो एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो किससे निकलता है, लाइसोसोम से। तो यहां पे ये दोनों तो संभव नहीं थे पहले ही। अब बचा था डीएनए और आरएनए, क्योंकि यही तो जेनेटिक कोड होते हैं। लेकिन जो डीएनए होता है ये जंतु वायरस में पाया जाता है, जंतु विषाणु में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है ये किस में पाया जाता है, पादप वायरस यानी पादप विषाणु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है, यानी आप नारियल का कौन सा भाग खाते हो, यानी आप नारियल खाते हो ना, तो उसका कौन सा भाग खाते हो भाई, भ्रूणपोष खाते हो, मध्य फल भित्ति खाते हो, अंतःफल भित्ति खाते हो, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो ये वैसे ही संभव नहीं है, इसकी बात ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, भ्रूणपोष। तो आप याद रखना, जब आप नारियल देखते हो तो नारियल का ये सबसे कठोर वाला भाग होता है, इसके ऊपर रेशेदार होता है, और उसके रेशेदार के ऊपर क्या होता है, फिर एक कठोर सा भाग होता है। जो ये सबसे बाहर कठोर वाला भाग हो है, यही क्या है, बाह्य फल भित्ति। ये जो रेशे वाला है ये क्या है, मध्य फल भित्ति। और जो अंदर सबसे कठोर वाला भाग है ये क्या है, अंतःफल भित्ति। अब ये बताइए, आप ये वाला भाग खाते हैं, ये वाला भाग खाते हैं, या ये वाला, ये तीनों भाग तो हम लोग खाते नहीं। तो ये अब अगर इन तीनों की बात हो रही है तो भाई ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गए। हम लोग तब क्या खाते हैं, केवल भ्रूणपोष। अब इसके नीचे, कठोर वाले के नीचे आपने देखा होगा सफेद रंग का एक भाग होता है। क्या होता है, सफेद रंग का एक भाग होता है। अब ये जो सफेद रंग वाला भाग है यही हमारा क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष। तो हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। अब आपसे कभी पूछ ले कि इनमें नारियल में क्या होता है, विशेष प्रकार का तरल होता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें पाया जाता है फ्लोटिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो तैरते रहते हैं, यानी तैरते हुए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी ये ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसको अगर त्वरित अवस्था में नारियल का पानी पिलाया जाए तो उसकी जान तब तक बचाई जा सकती है जब तक कि उसे हम अस्पताल ना पहुंचा दे। तो यह जरूर याद रखिएगा कि जो नारियल होता है, नारियल के पानी में क्या पाया जाता है, फ्लोटिंग माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई यहां पे ये कह रहा है कि मक्का का दाना है, बीज है, वास्तविक फल है, भ्रूण है, अवास्तविक फल। तो याद रखिएगा बीज की बात अभी नहीं करते, क्योंकि बीज में क्या होता है भाई, अलग अलग अवस्था होती है, भ्रूण, बीज, वास्तविक फल और अवास्तविक फल। तो जो मक्का का दाना है ना, वो क्या होता है, भ्रूण होता है।
क्या होता है? भ्रूण। क्योंकि फल के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि फल का निर्माण कहाँ से होता है? बीजांड से, या बीज की जो फूल है, पुष्प है, उसके किसी अन्य भाग से। तो याद यही आपको रखना है कि मक्के का दाना क्या होता है? भ्रूण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। अब इससे पहले ही तो मैंने पादप वायरस में बात किया, अब यहाँ पे जंतु वायरस हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। और जंतु वायरस में क्या होता है? डीएनए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको फर्स्ट तुरंत जैसे ही आप क्वेश्चन देखो वैसे ही आपको आ जाना चाहिए कि अगर पादप है तो वहां पे आरएनए आपको लगा देना है, अगर जंतु है तुरंत आपको क्या लगा देना है? डीएनए। अब चलते हैं इसमें प्रतिजैविक औषधि, यानी इसका नाम ही है इंग्लिश में एंटीबायोटिक्स। क्या है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, यानी इनका निर्माण हम किससे कराते हैं? तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स यानी ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया। अब एक बात आपको ध्यान दे लेना है कि बैक्टीरिया को हम लोग और क्या कहते हैं? जीवाणु। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन में देखना है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतम किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाएगी? जीवाणु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी पहला आंसर क्या होगा? सही होगा कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में। किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा वायरस की खोज सबसे पहले दमित्री इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? दमित्री इवानोवस्की। अगर आपसे जीवाणुओं की खोज की बात कर ले तो आपको याद रखना है किसने किया था? जीवाणुओं की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी, और वायरस यानी विषाणुओं की खोज किसने की थी? दमित्री इवानोवस्की ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होती है। अब यह क्रिया कहलाती है भाई क्रेब्स साइकिल। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कहलाती है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं वो कितने होते हैं? 38 अणु। ये आपको याद रखना है, यानी पूर्ण विभाजन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में आ रहा है, तो ये कितने अणु पूरी तरीके से टूटने पे बना देगा? 38 अणु बना देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। किसके रूप में जलीय अपघटन है? तो कैसे ये ऊर्जा निकलेगी? तो भाई गतिज ऊर्जा तो संभव नहीं है, प्रकाश ऊर्जा संभव नहीं है, विभव ऊर्जा संभव नहीं है। संभव केवल क्या है? उष्मा के रूप में। इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं जब कोई भी चीज गर्म होती है तो गर्म होने पे या तो वो टूटती है या तो जुड़ती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? उष्मीय ऊर्जा। तो अगर हम जल का विभाजन कर रहे हैं, जलीय अपघटन कर रहे हैं, तो ये किस ऊर्जा के रूप में निकलेगी? उष्मीय ऊर्जा के रूप में, यानी उष्मा के रूप में। अब चलते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो वो शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, यानी कौन सा पदार्थ सबसे पहले वो उपयोग करेगा? तो आपको याद रखना है सबसे पहले वो किसका उपयोग करेगा? वसा का। यानी जो वसा है वो ऊर्जा का सबसे अधिकतम स्रोत उत्पन्न कराता है। इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि अगर भूखा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वसा का उपयोग करेगा, जिससे कि उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो इस बात को याद रखना है। अब आप लोग जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में जुड़े उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सबको आज का भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सब से यही एक उम्मीद रहेगी कि आप सब इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।